नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग जो विषय लिए हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक डॉक्टर मंदाकिनी जी ने अपने जो है मतलब बहन की बेटी का केस जो बताया, तो वो कोलाइटिस का लग रहा है वैसा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक लेक्चर लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ना कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं, तो किस तरह से सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं अभी आप लोग को जो बताऊंगा ना, मैं आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बताऊंगा, और ये अनुभव में भी आया है कि ऐसे ही अगर डायग्नोस करके चिकित्सा किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आप लोग लेक्चर सुनिए, फिर आप लोग को लगेगा कि हाँ इस तरह से सोचना चाहिए कोलाइटिस को। तो मैं अभी शुरू करता हूँ, आप लोग सुनिए, बाद में हम लोग ओपन करेंगे तो डिस्कशन भी करेंगे। कोलाइटिस जो रहता है, कोलोन का इंफ्लेमेशन, मतलब कोलाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ कोलोन। और यहाँ पर कोलोन भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका जो इंफ्लेमेशन हो जाता है। और आयुर्वेद में इसको ग्रहणी की दृष्टि, ग्रहणी रोग ऐसे बोलते हैं। तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से संग्रहणी, मतलब जो ग्रहणी रोग ज्यादा दिन तक रहता है और फिर वो कन्वर्ट होकर संग्रहणी बन जाता है, जिसमें मूर्धबद्धम मूर्धद्रवम मल प्रवृत्ति होती है। मतलब कभी घट्ट होता है, कभी लिक्विड होता है, मतलब कभी सॉलिड होगा, कभी लिक्विड होगा। खाया पिया पचता नहीं है, आधा 50% पचेगा, 50% ऐसे निकल जाएगा। और इसको हम लोग ग्रहणी रोग भी बोलते हैं, मतलब को रिलेट कर सकते हैं, संग्रहणी भी बोल सकते हैं, और इंटेस्टाइन का स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। इसी के आधार पर अजीर्ण के भी सिम्टम्स दिखते हैं हमें, आमांश के भी सिम्टम दिखते हैं कि आम का अंश पूरा अंदर ही अंदर। पोस्टमार्टम देखा होगा, तो पोस्टमार्टम करते समय जब इंटेस्टाइन को कट करते हैं तो एक लेयर अंदर ही अंदर चिपका रहता है, वही आम संचित रहता है बहुत दिनों से। और जब हम आयुर्वेद में वमन, विरेचन, बस्ती ये सब करते हैं, तो वो पूरा कोटिंग, जब हम संसर्जन क्रम करते हैं उल्टी होने के बाद लिक्विड डाइट पे रखते हैं, तो वो पूरा कोटिंग पूरी तरह से अंदर ही अंदर पच जाता है। तो यहाँ पे आम की संचिति, आम जो रहता है वो जो बोलते हैं उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम, मतलब उष्मा के, जाठराग्नि के कल कम बल होने की वजह से जो आहार रस कच्चा रहता है उसको हम आम दोष बोलते हैं। मतलब वो पचता नहीं है, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को हम लोग आम दोष बोलते हैं। और ये एक तरह से पॉइजन होता है जो शरीर में जमा रहता है, तो यही जाके ग्रहणी की दृष्टि करता है आम की वजह से। तो जब हमारे पास कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं, ग्रहणी रोग के आते हैं, तो इसमें सामावस्था रहती है, स आम, आम युक्त अवस्था रहती है, या निरामावस्था रहती है।
आमावस्था आप कैसे पहचानेंगे कि खाया पिया पच नहीं रहा, मल जो है वो स्टिकी निकल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कोमोड में आप वॉशरूम लैट्रिन में जा रहे हैं ना तो चिपका चिपका रह रहा है, वो अच्छे से वॉश नहीं हो रहा है, इसका मतलब है साममल है, भूख नहीं लग रही है, खाया पिया पच नहीं रहा, तो ये सामावस्था रहती है। निरामावस्था में भूख लग जाती है, पेट खुल के साफ होता है और एकदम पेट वैक्यूम तैयार हो जाता है, अवकाश तैयार हो जाता है। इसी तरह से अजीर्ण रहता है, कभी कभी अग्निमंदता, अग्निमंद होना, ये सिम्टम रहता है, कभी कभी मलावरोध रहना मतलब कॉन्स्टिपेशन रहना, कभी कभी अम्ल पित्त का उसमें कोरिलेट करते हैं कि हाइपर एसिडिटी होता है, ऐसे सारे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। इसमें दोष देखेंगे तो कफ और वायु ये ज्यादा दिखता है, धातु देखेंगे तो रस धातु, क्योंकि आहार रस से पहला धातु जो बनता है हमारे शरीर में रस धातु ही बनता है, तो इसमें रसवस स्रोतस की दृष्टि ऐसे दिखेगा, मल और रस धातु इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। उसी तरह से मल देखेंगे तो इसमें पुरुष पुरुष ही रहता है, स्वेद और मूत्र का नहीं इन्वॉल्वमेंट, पुरुष ही दिखेगा, उसका दुष्टि दिखेगा। और पुरुष परीक्षा करके ही, मल की परीक्षा करके ही हम डायग्नोसिस तक जा सकते हैं। मतलब अगर मल में देखें तो ऐसे तो हमें पूरा सार्वधानिक लक्षण देखना ही पड़ता है। इसी तरह से स्त्रोतस अगर देखेंगे तो अन्नवा स्त्रोतस, पूरा जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो आयुर्वेद में अन्नवा स्त्रोतस बोलते हैं, वह दुष्ट रहता है। रसवा स्त्रोतस दुष्ट रहता है, पुरुषवा स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, मतलब 3 स्त्रोतसों की दृष्टि रहती है, अन्नवा, रसवा, पुरुषवा। कोलाइटिस को हमेशा ध्यान में रखिए। शारीर अगर एनाटॉमिकली देखेंगे तो पच्यमानाशय, जो स्मॉल इंटेस्ट डिओडिनम से शुरू होके पूरा जो पच्यमानाशय जहां पे अन्न पचता है, डिओडिनम से लेके जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पूरा अन्न का सार किट्ट विभाजन होता है, सार भाग बॉडी ले लेता है, किट्ट भाग जो कचरा है वो मल के रूप में, मल मूत्र श्वेत के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो ये पच्यमानाशय, यहाँ पर दुष्टि रहती है, वहां पे इंफ्लेमेशन रहता है, इंफ्लेमेशन को हम आयुर्वेद की भाषा में दुष्टि बोलते हैं। इसी तरह से इसमें संबंधित अवयव कौन से हैं, ऑर्गन कौन से हैं, तो लीवर और पक्वाशय, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन। पक्वाशय को व्यापक रूप में ले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको पक्वाशय लिया जाता है। ऐसे एनाटॉमिकली देखे तो पक्वाशय को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया रूप में देखते हैं तो पक्वाशय मतलब पूरा ग्रहणी से लेके गुद भाग तक ये पूरा पक्वाशय और यकृत, इसकी दृष्टि रहती है। अब कोलाइटिस के पेशेंट जब आते हैं तो उसमें क्या रहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग रहेगा या लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग रहेगा, तो उसकी वजह से पेट का आरोग्य जो है वो हमेशा ही बिगड़ा रहेगा, खाने का मन नहीं करेगा, या फिर पेट दर्द होगा। जैसे वो डॉक्टर मंदाकिनी जी की बच्ची बोल रही है ना कि पेट दर्द होता है, मतलब डिस्टर्बेंसेस रहते हैं पेट में। तो अब इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, तो अग्नि का वर्धन करने की चिकित्सा, अग्निवर्धन, दीपन, अग्नि को दीप्त करने वाला। जैसे कि थोड़ी सी आग जल रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि घी डालते हैं, तो वैसे अजवाइन, जीरा, जो अपने दवाइयां हैं, दीपनीय द्रव्य है, पिपली, पिपली मूल, शुंठी, ये दीपन कार्य करते हैं, अग्नि को दीप्त करते हैं। फिर आम का पचन, आम मतलब जो इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो अंदर पेट में जमा है उसका पाचन करने के लिए मुस्ता जैसे द्रव्य हैं वो देते हैं। फिर मल का संग्रह, क्योंकि यहाँ पर कोलाइटिस में आप लोग देखेंगे तो मुहुर बद्धा मुहुर द्रवम, मुहुर मतलब धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, मुहुर बद्धा मुहुर द्रवम मतलब बंधा बंधा हुआ मल आएगा कभी कभी, और कभी कभी लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा कि लूज मोशन नहीं हो रहा है, और कभी ऐसे नहीं होगा कि बंधा हुआ ही आ रहा है। मुहुर बद्धम मुहुर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है, और ये एक दिन में नहीं होती है। मेरा एक क्लासमेट है, जब मैं बीएमएस कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़का था, वो ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मण है। तो मेरे क्लास में कुछ मुस्लिम लोग थे, उन्होंने उसको दोस्ती में एक गाय का मांस खिला दिया। 2 मुस्लिम लड़कों ने उसको गाय का मांस खिला दिया और उसको ये कोलाइटिस का प्रॉब्लम रहा। फिर उसने एक डॉक्टर प्रमोद कुलकर्णी सर है, वैद्य प्रमोद कुलकर्णी सर, उनसे 1.5 साल इलाज कराया, तब उसका कोलाइटिस ठीक हुआ। क्योंकि एलोपैथी में तो बोल दिया कि ये कोलाइटिस है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। सोचिए गाय का मांस जो रहता है वो पचने में कितना हैवी रहता है, और उसने खा लिया, और एक दिन नहीं खाया, कम से कम 3-4 महीने कंटिन्यू खाया। तो ये कोलाइट, अब इसका हेतु भी, एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक और पेशेंट आए थे, वो बोले कि डॉक्टर साहब उनको कोलाइटिस भी हो गया था और असाइटिस भी हो गया था। तो मैंने कहा हेतु निकालना जरूरी है संप्राप्ति समझने के लिए। तो मैंने हेतु पूछा तो बोले कि एक शर्त लगा था कि 1 किलो कच्चा मांस और 1 किलो कच्चा चावल खाना है,
ऐसा शर्त लगा था, तो मैंने खा लिया, मुझे पैसा तो मिला, लेकिन वो इतना इंडाइजेशन किया पेट में, इतना इंडाइजेशन किया कि मुझे ये बीमारी हो गई। और फिर मेरे पिताजी की भी डेथ इसी में हो गई, मेरे बड़े भाई की भी डेथ इसी से हो गई, तो आप मुझे बचा लो। फिर मैंने उधर की जलोदर असाइटिस का चिकित्सा किया, लेकिन हेतु यही मिलता है कि अति गुरु पदार्थ खाना, बिना भूख के खाना, या फिर ये कोलाइटिस, इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाता है। तो इसलिए इसमें हमें दीपन, पाचन, अग्निवर्धन करने वाली दवाइयां, लंघन जब जरूरत है तो लंघन, कुछ नहीं खाने को देना है, गर्म पानी पी के रखना है। दूसरा भेदनीय, कभी कॉन्स्टिपेशन अगर रहा तो भेदन करने वाले, पेट साफ करने वाली दवाइयां देना है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो मल संग्रहण करने वाले दवाइयां देना है। फिर रेचक और शोथहर, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है तो शोथहर दवाइयों में हम सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, अमृता गुगुल देते हैं, कैशोर गुगुल देते हैं, जो एकेटी में बोलता हूँ, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये शोथहर दवाइयां हैं। और इसी तरह से परपटी कल्प जितने हैं अपने, वह भी इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल को शोथ को दूर करते हैं। इसी तरह से बिल्व है, कुटज है, ये भी शोथहर होते हैं, पक्वाशय में जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करते हैं। उसी तरह से कभी कभी कृमिघ्न चिकित्सा करना पड़ता है, पेट में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से कोलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, ये जरूर आप लोगों को काम आएगा। जब भी आपके पास पेशेंट आएंगे ना, तो आप लोगों को इस तरह से सोचने पे एक थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे सर के नोट से मैं बता रहा हूँ। तो जब कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं तो इसको सोचिए कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्वेलिंग है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का स्वेलिंग है अंदर ही अंदर, तो उसकी वजह से पेट का आरोग्य जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि यकृत पे काम करने वाला और ऐसा दवाई चाहिए, सेलेक्ट करना है जो सारकिट विभाजन को अच्छा करे, और जाठराग्नि को भी प्रदीप्त करे, धात्वग्नि को भी प्रदीप्त करे, भूताग्नि को भी प्रदीप्त करे। तो आरोग्यवर्धिनी वटी सबसे बेस्ट है। फिर त्रिफला गुगुल, त्रिफला गुगुल क्यों? क्योंकि कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन है उसको, तो गुगुल कल्प बहुत अच्छा करता है। और त्रिफला जो एंटीबायोटिक है आयुर्वेद का, तो त्रिफला गुगुल देना है, और पेट भी साफ अच्छे से करता है। तो इसलिए आरोग्यवर्धिनी बटी त्रिफला गुगुल 3-3 गोली सुबह शाम, अगर सुबह भूखे पेट दे दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। और खाना खाने के बाद अभ्यारिष्ट अगर 4 चम्मच दे दिया जाए, दोनों खाना खाने के बाद, इसमें हमें अभ्यारिष्ट को कम मात्रा में 4 चम्मच ही देना है। क्यों देना है 4 चम्मच? कि वो अभया है, डर को दूर करता है, और हरितकी है, हरितकी, यस्य न माता तस्य माता हरितकी, जिसकी मां नहीं होती उसकी मां हरितकी होती है। अभयारिष्ट भय से भी दूर करता है, और यह इंफ्लेमेशन, जो इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। ये 4-4 चम्मच सुबह शाम देना है खाने के बाद। और अम्ल पित्तांतक वट्टी जो है वो 3-3 गोली सुबह शाम देना है। रात को सोते टाइम 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण देना है। और अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, या फिर पत्थर जैसा ऐसे मल निकल रहे बहुत ज्यादा, तो मलावरोध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो गंधर्व हरितकी या एरंड हरितकी का टैबलेट या चूर्ण फॉर्म में देना है। उसी तरह से इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग है उसको साथ में ग्रहणी कला अगर ठीक नहीं है, या पेशेंट ऐसे कंडीशन में आता है कि मल प्रवृत्ति समाधान कारक नहीं हो रही है, मतलब वो वॉशरूम में जा रहे हैं लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि पेट साफ हो रहा है, तो ऐसा जो दुर्धर विकार है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते हैं ना 30-30 साल से पेट की शिकायत लेके आते हैं कि पेट ही साफ नहीं होता, भूख ही नहीं लगती है, हम खा रहे हैं बिना भूख के खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में आरोग्यवर्धिनी वट्टी जो है वो सार किट, आप लोग आरोग्यवर्धिनी का मेरा लेक्चर देखेगा यूट्यूब का, 2 साल पहले बताया था। तो आरोग्यवर्धिनी वट्टी जो है ना वो सार किट विभाजन को अच्छा करती है, यकृत को अच्छा करती है, और धात्वग्नि लेवल पे काम करती है। तो और पूरा इंटेस्टाइन के लेयर्स को बल देती है, और उसमें ताम्रभस्म है, शिलाजित है, और कुटकी है, नीम है, ऐसे द्रव्य बनाए गए आरोग्यवर्धिनी में। तो वो पूरी तरह से इंटेस्टाइन, यकृत और लीवर, स्प्लीन सबको अच्छा कर देती है। ये देना है। रात में त्रिफला चूर्ण देना है। पेट अगर बहुत ज्यादा फूल रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि वो डॉक्टर मंदाकिनी जी की बच्ची को हो रहा था कि पेट बहुत फूल रहा है, डिस्टेंशन में पेट दर्द हो रहा है, तो प्रवाल पंचामृत 6-6 गोली, गोदुग्ध भावित 6-6 गोली दें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, गोदुग्ध भावित एकदम सेफ होता है। और पंचकोलासव, पंचकोल क्या होता है? पिपली, पिपली मूल, चबित, चित्रक, शुंठी, इससे जो आसव बनता है पंचकोलासव के साथ देना है। और शंखवटी, पिपल्यादि काढ़ा, ये 4-4 चम्मच जैसा जरूरत है उस हिसाब से देना है। अगर पुराना ग्रहणी का रोग है, संग्रहणी जी बोलते हैं, या फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, या बार बार मल प्रवृत्ति हो रही है, बाल हो रही है, तो इसमें कुटजा रिस्ट जो है, जब बार बार हो रही है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग भी है,
या फिर पुराना ग्रहणी हो गया तो कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच सुबह शाम देना है कुटज घनवटी के साथ। कुटज घनवटी 6-6 गोली सुबह शाम देना है, 3 या 6 गोली, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है और बार बार पतला लूज मोशन हो रहा है और ग्रहणी की भी तकलीफ है तो संजीवनी वटी, संशमनी वटी, कुटज घनवटी ये 6-6 गोली सुबह शाम देते हैं। और लवण भास्कर चूर्ण ये आधा चम्मच दोनों खाना खाने के बाद पानी के साथ, कोष्ण जल गर्म पानी के साथ, थोड़ा कोष्ण थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर के साथ देना है। ग्रंथों में कोलाइटिस का अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं, पूरा ग्रहणी रोग कोलाइटिस इनको कोरिलेट करके कुछ द्रव्य निकाले हमारे साथ ने, तो उसमें आरोग्य वर्धनी वट्टी बहुत अच्छा काम करता है, त्रिफला गुगुल अच्छा काम करता है, कुटजा रिष्ट अच्छा काम करता है, त्रिफला चूर्ण अच्छा काम करता है, प्रवाल पंचामृत अच्छा काम करता है। और हमें पूरी तरह से क्या ध्यान देना है, जब भी हम कोलाइटिस के पेशेंट ठीक कर रहे हैं तो जो मल में चिपकापन है, चिपचिपापन है, वो पूरी तरह से दूर जब तक नहीं होता है तब तक कोलाइटिस ठीक नहीं हुआ है। तो हमें मतलब जो पता है वो, मतलब वॉशरूम में कोमोड में जा रहे हैं तो वो साफ हो जाना चाहिए एक बार पानी डालने में। फिर मल को आकार मिलना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जो रहता है ना स्टूल को वो मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्टूल जो हो रहा है या तो बहुत कड़क हो रहा है या फिर उसका ये हो रहा है लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, जो नेचुरल कंसिस्टेंसी है मल का वो मिलना जरूरी है। और ये जो है कि जब टाइम पे मल त्याग होना चाहिए उस टाइम पे जाएं, कम से कम टाइम पे मल त्याग हो। ऐसा नहीं है कि लोग 10 बार जा रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं ग्रहणी की दृष्टि है। उसी तरह से हमें ऐसे परहेज और खाना पीना हमें रखना चाहिए। दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए, अगर कोलाइटिस के पेशेंट है ना तो दिन में 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए। दूसरा, परहेज में ताजा और गर्म और हिसाब से खाना खाना चाहिए। खाने में पुदीना, अदरक, लहसुन की चटनी, चावल को भून के, पहले चावल को फ्राई करे, भून दे और फिर उसका भात बनाए वो खाने के लिए दें, या चावल का रोटी दें, चावल का जो आटे का जो रोटी टाइप बना के वो दे सकते हैं। जिसको हम लोग मतलब जो चावल को पीस के जो रहता है उत्तप्पा टाइप, उस टाइप पे देना है, या तक्र देना है, या जवारी का रोटी देना है। और जो परहेज में फल भाजी रहता है, जो मतलब लौकी, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये शरीर को जो साथ में हो वो देना है। फिर पाइनएप्पल देना है, पपीता देना है, संतरा देना है, नींबू देना है। क्या चीज नहीं देना है कोलाइटिस के पेशेंट को, तो चीनी नहीं देना है। चीनी देने से वहां पे वर्म्स बढ़ेंगे, तो चीनी एकदम, वर्म्स हो या ना हो, कोलाइटिस के पेशेंट को चीनी कम देना है, शुगर कम देना है, मीठे चीज कम देना है। कोलाइटिस के पेशेंट को मीठा चीज नहीं पचता है, चाय नहीं देना है, मिठाइयां नहीं देनी है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वह नहीं देना है। कृत्रिम जो पेय रहते हैं पदार्थ जैसे कोका कोला, पेप्सी, ये सब बिल्कुल नहीं देना है। उसमें एक तो फ्रूट नहीं होता, और शरीर को और वो इंटेस्टाइन को बहुत डैमेज करता है, ऐसा स्टडी भी हुआ है। फिर जो मिक्सचर होता है, फरसान जो होता है, वह बिल्कुल नहीं देना है। फिर बेकरी के आइटम, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, ये सब बिल्कुल नहीं देना है। जो फर्मेंट करके बनाया जाता है वो बिल्कुल नहीं देना है। मूंगफली नहीं देना है, तिल नहीं देना है, नॉनवेज नहीं देना है, बासी खाना नहीं देना है, और नारियल नहीं देना है। इसमें रसायन चिकित्सा, हमने ये सब चिकित्सा कर दिया तो रिकरेंस होने के चांसेस बहुत रहते हैं, बार बार ये चीज हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कुटज का जो छाल होता है वह तक्र के साथ मिक्स करके और उसका चूर्ण रोज पीना है। या फिर अमृत भल्लातक कल्प, ये अगर दें, अवलेह फॉर्म में आता है, अमृत भल्लातक रसायन, उसका प्रयोग करें तो ये रिकरेंस नहीं होता है। संजीवनी बट्टी अगर दें कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कम से कम सुबह के टाइम पे 12 सूर्य नमस्कार करना चाहिए, पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए, और खाने के पहले थोड़ा घूम के आना जरूरी है। अगर तुरंत खाना गया तुरंत सो गए तो ये गलत है आयुर्वेद के हिसाब से। उसी तरह से अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आए तो निरूह बस्ती, काढ़े का एनिमा देना चाहिए। कृमिग्न बस्ती, जो कीड़ों को मारने वाले करंज का तेल या विडंग का तेल या नीम का तेल, उसका बस्ती एनिमा देना चाहिए। उसी तरह से सौम्य विरेचन देना है। पिच्छा बस्ती देना है, अगर बहुत ज्यादा कोलाइटिस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे कंडीशन है तो पिच्छा बस्ती देना है। पिच्छा बस्ती में मोचरस से जो दूध होता है उसमें और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जो पिछलता रहते हैं, चिपचिपापन रहता है, वो जाके हील करता है, वैसा बस्ती देना चाहिए। इसी तरह से सर्वांग स्वेद, जहां पे रुक्ष अभ्यंग जरूरत है, करंज तेल का मात्रा बस्ती, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कोलाइटिस के पेशेंट को 3 महीने से 1 साल तक लग जाता है ठीक होने में।
मेरा जो क्लासमेट है ना, उसको पूरा 1.5 साल लग गया था ठीक होने में, क्योंकि उसने पूरा परहेज भी नहीं पाला। एक तो नॉनवेज खाना और गौ का मांस, मतलब जिनको साथ में नहीं है उनको गौ का मांस नहीं खाना चाहिए, संग्रहणी होता है। आप लोग देखिएगा मांस वर्ग में कि गौ का मांस खाने से संग्रहणी होता है। और एक मेरा बांग्लादेश के पेशेंट थे, उनके बच्चे को गौ मांस से अपस मार के झटके आते थे। तो मतलब जो लोग खाते हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन आयुर्वेद में गौ का मांस जो है वो निषिद्ध बोला गया है, क्योंकि वो ग्रहणी रोग को कर देता है, अपस्मार भी करता है। उसी तरह से कुछ टाइम तक तक्र पी के रहना है। दही 1 भाग 2 लीटर पानी, उसको मिक्स करके पतला और मतलब 250 ml दही 2 लीटर पानी को पतला करके तक्र, अगर ठंडी का दिन है तो उसको बॉईल करिए कड़ी की तरह बना के हल्दी डाल के, और वह अगर तक्र का सेवन करके रहे कुछ दिन तक, कुछ और नहीं खाने, तक्र का सेवन करें। अगर कोलाइटिस का पेशेंट है, कोष्ठ शुद्धि करने के लिए गोमूत्र का सेवन करें। गोमूत्र पीने से अच्छे से पेट साफ हो जाता है, पूरा कचरा निकल जाएगा, आमांश निकल जाएगा, तब हील करना और आसान हो जाएगा। और हल्का खाना खाना है, और जो मीठा वाला चीज ना हो, मधुर रस छोड़ के अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय ऐसे रस वाले आहार देने, मधुर रस नहीं देना है, एकदम स्ट्रिक्टली मना कर किया है। फिर आप पुनर्भव चिकित्सा में आरोग्यवर्धिनी वटी, कुटजारिष्ट, संजीवनी वटी, अम्ल पित्तांतक वटी, फल त्रिकादि क्वाथ, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बोला गया है कि एक बार जो खाना खाता है दिन भर में 24 घंटे में, उसको योगी बोला गया है। 2 बार जो खाना खाता है वो भोगी बोला जाता है, और 3 बार जो खाता है वो रोगी होता है। तो अब ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो तो रोगी है ही ना, उनको तो देना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा मील। लेकिन एक बार जो खाना खाता है 24 घंटे में, वो योगी होता है। 2 बार खाता है वो भोगी होता है, 3 बार खाता है वो रोगी होता है, ऐसा अपने ग्रंथ में बताया है। तो मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए कुछ आप लोग के अनुभव एक्सपीरियंसेस। हाँ हाँ, प्रणाम सर। अभी देखिए, अभी अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। प्रशांत भट्ट जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ सर प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए सर। हाँ सर, मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी गृहिणी की, उनको भी कोलाइटिस था। उनकी सोनोग्राफी लेके आई थी, और उनको हमेशा उनको मतलब एब्डोमेन पेन होते ही रहता था। और वो काफी, उन्होंने उसका इलाज एलोपैथी में लिया पर उनको कहीं आराम नहीं लगा। और कोलाइटिस के साथ में उनको अम्लपित्त भी था, जैसे आपने बताया कि इसमें अम्लपित्त भी होता है। तो मैंने सर उनको, उनका वही दीपन पाचन और आम पाचन और वातानुलोमन वाली दवाइयाँ पूरी, और सूद शेखर काम दो 10 स्वर्ण जैसी दवाई है, पंचसकार चूर्ण आरोग्यवर्धिनी बटी, ये दवाइयाँ मैंने उन्हें करीबन 3 महीने दी सर। और 3 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जब दोबारा सोनोग्राफी उनकी कराएगी तो वो रिपोर्ट उनका नॉर्मल आया। तो ये मतलब बहुत अच्छी चिकित्सा है सर इसमें, अपना गृहिणी की अपने आयुर्वेद में। और तब तो मैं वो आपकी आम पाचक बट्टी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसमें मेरा मेन ड्रग ऑफ चॉइस आरोग्यवर्धिनी बट्टी ही था सर, जो मैंने उनको काफी टाइम तक, करीबन 3 महीने तक बीच बीच में बंद करके चालू करके खिलाया। और वो बिल्कुल ठीक हो गई, और साथ में वही पूरा तो। परहेज परहेज भी कराया। जी, तो आज का मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा सर, आपके लेक्चर इतने मतलब बढ़िया है, और जो प्रैक्टिस करती हैं उनके लिए तो सर अमृत है, वरदान है आपके लेक्चर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है तो बताए, किसी का एक्सपीरियंस है? डॉक्टर आदित्य सर, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर सुमित प्रजापति जी, आप बोलिए कुछ। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, एक पेशेंट है हाँ जो कि वो सोनोग्राफी नहीं, सॉरी, कॉलोनोस्कोपी जब लेके आया था तो उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस डिटेक्ट हो रखा था तकरीबन 4 साल पहले। और फिर जब वो पेशेंट आया तब उसका वेट एक तरीके से लेस देन 40 kg था। मेल पेशेंट है, 27 ईयर का। अच्छा। और उसको ये शिकायत थी कि वो जब भी स्टूल पास करता था तो उसके अंदर कुछ न कुछ आम जैसा हमेशा ही निकलता था। और उसके बाद में उसको कोई न कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम तो हमेशा ही बनी रहती थी। जी। और साथ ही साथ में वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी इनस्टेबल कह सकते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट देखे थे जो कि गृहिणी के थे, और मैक्सिमम पेशेंट गृहिणी के जो कि होते हैं साइकोलॉजिकली इनस्टेबल जिसे कह सकते हैं, वो होते ही होते हैं कहीं ना कहीं रूप में। तो हमने उस पेशेंट में सर, अब क्योंकि उसका वेट ऑलरेडी कम था तो हम उसमें लंघन तो करवा नहीं सकते थे,
तो उसके लिए हमने फिर स्टार्टिंग में ही अग्नि कुमार रस, शंख भस्म और सर एक चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में नागराध्य चूर्ण करके है, सर वो स्टार्ट किया था। तो अब सर उसको मैक्सिमम तो वो कहता है कि उसके सारे सिम्टम्स में रिलीफ मिल चुका है, लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसकी परिणाम अवस्था में कहीं न कहीं उसको पेन होता है एक बार, उसके बाद में वो पेन वापस रिलीव हो जाता है। तो सर अब उस चीज को और आगे करने के लिए क्या करना चाहिए सर? तो आप न वहां पे पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वायु प्रकोपित है वहां पे, तो आपको घृत कल्पना देना पड़ेगा। जैसे घृत शतावरी घृत दीजिए, ग्रहणी के लिए शतावरी जो है ना वो रसायन है, तो शतावरी ठीक घृत दीजिए, ताड़ी मादी घृत दीजिए, घृत ठीक दे है सर, देंगे या बस्ती दे दीजिए तेल का, अनुवासन बस्ती, अनुवासन वस्ती, ठीक है सर, तो पेन नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और आपने बहुत अच्छा से मैनेज किया। आपने क्या क्या दिया था ये सारा पूरा ग्रुप में लिख दीजिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है सर, मैं वैसे बता ही देता हूँ। जी सर मैंने उसको स्टार्टिंग में ही अग्नि कुमार रस से स्टार्ट किया था, शंख भस्म दी थी, पंचामृत परपटी दी थी, अविपत्तिकर चूर्ण दिया था, और जैसे कि गृहिणी चिकित्सा में वर्णित ही है, चित्रकाति वटी और हिंगवाष्टक चूर्ण भी स्टार्ट किया था सर मैंने। जी जी आप सर, सर ये सब लिख दीजिए ना व्हाट्सएप ग्रुप में, जी ताकि सर, सभी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी और थैंक। किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर आदित्य सर आप कुछ बोलेंगे? सर ये एक क्वेश्चन था कि ये पिच्चा बस्ती के एग्जांपल्स बता दें, क्या द्रव्य यूज करते हैं? आप चरक संहिता में देखिए, जो अतिसार चिकित्सा में लास्ट में बताया, चरक संहिता में या बागवट में, पिच्छा बस्ती जो रहता है ना, जब अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का आप ऐसे इमेजिन करिए, आप लवन बेली सर्जरी का बुक देखिए, उसमें इंटेस्टाइन में कैसे अलग अलग अल्सरेशन हो जाते हैं अलग अलग, तो वहां पे हील करना बहुत जरूरी होता है। तो जो शालमली वृक्ष है ना, उसका जो निर्यास होता है, मतलब गोंद होता है, उसको मोचरस बोलते हैं। तो मोचरस और बहुत सारे और भी द्रव्य हैं उसमें, वो दूध में हम पका के और उसका बस्ती देते हैं, उसको हम बोलते हैं पिच्छा बस्ती। तो ये जाके वहां पे हील करता है, पूरा इंटेस्टाइन के लेयर्स को पूरी तरह से हील करता है। और पिछिलता होता है, मतलब उसमें शालने पिछिला ऐसे बोलते हैं, वो मतलब पूरी तरह से उसको हील करने के लिए ऐसे दिया जाता है। मैं सर अगर लेक्चर लूंगा पिच्छा बस्ती पे, फिर मैं बताऊंगा। सर अगर कमर्शियली कुछ अवेलेबल हो तो जरूर शेयर कीजिएगा सर, जैसे गोंद का जो जो हम दूध में मिला सके, गोंद का कोई हाँ प्रोडक्ट। हाँ, और अल्सरेटिव कोलाइटिस आयुर्वेद से ही ठीक होता है, एलोपैथी में कुछ इलाज नहीं है। वो लोग मिसाकोल देते हैं, एलोपैथी में स्टेरॉइड्स देते हैं, और नहीं ठीक होता है तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन को कट करके रिमूव कर देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को खींच के वहां पे रेक्टम में जोड़ देते हैं, तो उससे लूज मोशन होते रहेगा, बस ब्लड नहीं आएगा। लेकिन वो इलाज नहीं है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में परमानेंट क्योर होता है। आयुर्वेद ऐसे होता है कि हर सेल को हम रिजुविनेट, नया बना सकते हैं। एलोपैथी साइंस में होता है कि एक बार सेल का डेथ हुआ, इरिवर्सिबल नहीं, सेल डेथ हुआ तो सेल डेथ हुआ, उसको हम नहीं बना सकते, लेकिन आयुर्वेद बना सकता है, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इरिवर्सिबल सेल डेथ जो कॉन्सेप्ट है ना एलोपैथी का, उसका और आयुर्वेद का थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। शैलेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? शैलेंद्र जेटली जी। मैं पूछ रहा था, इन्होंने अभी एक दवा बताई, उसमें अभी पत्ती का चूर्ण भी मिला है पंचामृत परपटी के साथ। हाँ, ये क्यों मिला है ये मुझे अविपत्तिकर चूर्ण इसलिए मिला होगा कि पित्त का संप्राप्ति होगा, पेट साफ नहीं हो रहा होगा और पित्त हो, पिक्चर अम्ल पित्त ग्रहणी होगा। रही कि ग्रहणी में है ही ना, अम्ल पित्त होता ही है। और फिर मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रव अम्ल प्रवृत्ति होती है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हुआ तो अविपत्तिकर ठीक है ना। जी, अवस्था के हिसाब से केवल एक ही प्रोटोकॉल मत रखिए, अवस्था के हिसाब से कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं ना मेडिसिन। ठीक है सर, अभी हम सेशन बंद करते हैं, अभी 8:15 फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।